टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस। बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जो लोग खुले रह जाएंगे। तो दोस्तों मैं एक बात करना चाहता हूँ अपने भारत देश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत देश, यहाँ पर रहने के लिए आप लोगों को नियम कानून की जरूरत पड़ती है, जिसको जानना हमारे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे हमारे संविधान में दोस्तों, संविधान एक किताब होती है जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। दोस्तों भारत के संविधान में ये बताया जा रहा है दोस्तों कि आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी होता है, जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उनको नियम कानून के बारे में अच्छे से पता हो, जानकारी हो, तो आने वाले टाइम में वो किसी से कुछ भी डरे नहीं और कुछ कोई भी इंसान उनसे कुछ भी मांग कर ले जाए नहीं। ठीक है, ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती किसी से ना कर सके, इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी पर चर्चा करते हैं, तो बताते हैं दोस्तों इस ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो लोग पढ़े लिखे होशियार होते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन हम जैसे लोग, ईंट भट्टे में काम करने वाले लोग और मजदूरी करने वाले लोगों को जानकारी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े साहब लोगों जोर ज़बरदस्ती करते हैं। ठीक है, अपना अपना पावर दिखाते हैं कि मैं ये ऐसे ऐसे ऐसा हूँ। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है बिल्कुल, और आपको ये जानकारी पूरा सुनना है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, जैसे कि हमारे भारत देश में संविधान के अंदर बात करें तो संविधान को पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, और संविधान एक किताब होती है जिसमें पूरे नियम कानून लिखा गया है, जो हर नागरिक उसको पालन कर। संविधान के अंदर 22 भाग होते हैं, जिसको हम चैप्टर, पाठ बोल सकते हैं। ठीक है, 22 भाग होते हैं। ठीक है, अब 22 भाग के अंदर 395 अनुच्छेद होते हैं दोस्तों। 395 अनुच्छेद होता है। ठीक है, ये जानकारी आपको होना चाहिए, और इसको हम क्रम से लाइन के बाद जानकारी लेते रहेंगे, तब हमको समझ में आएगा। और उसमें ही संविधान के अंदर ही शेड्यूल होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है अनुसूची। अनुसूची का नाम ने सुना होगा। ठीक है, अनुसूची का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। ये अनुसूची में पहले 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान के टाइम में 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है, ये अनुसूची में जो नियम कानून बनते हैं उसी को लिखा जाता है अनुसूची में। अब भाग और अनुच्छेद में छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कोई न अनुच्छेद में, जैसे अनुच्छेद में सुधार कुछ भी जोड़ेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, कहीं ना कहीं भाग से वो मैच कर जाता है। ठीक है ना, ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए उसमें छेड़छाड़ी कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, और कुछ भी नियम कानून जैसे आगे बनाना है तो उसमें अनुसूची में जोड़ सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से अनुसूची को पढ़ना जरूरी होता है। तो पहले दोस्तों मैं अनुसूची के बारे में बता देता हूँ। अनुसूची की संख्या 12 होती है वर्तमान में। ठीक है ना, 12 अनुसूची होता है, जिसमें पहला अनुसूची है दोस्तों। पहला अनुसूची में क्या है पता है आप लोगों को? भारत राज्यों का क्षेत्रफल संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का एक संघ है, ऐसा करके यूनियन संघ। मतलब अनुसूची 1 में लिखा गया है कि जैसे मान लीजिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ये सब है, इसका क्षेत्रफल कहाँ से कितना है, पूरी तरह से अनुसूची 1 में लिखा गया है। नहीं तो वरना लड़ाई ना कर दें कि मेरा यहाँ से यहाँ है। यूपी का जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, वो कहते हैं कि मेरा से यहाँ एरिया है। ठीक है, इसलिए सब कुछ उसमें लिखा गया है, शेड्यूल 1 में, अनुसूची 1 में। एक चीज़ और है, भारत देश में अगर कोई भी राज्य, जैसे यूनियन है, जैसे संघ है, पहले क्या होता था, भारत देश में कोई भी राज्य मिलता है तो उसको फिर अलग होना बड़ा मुश्किल है, अलग हो ही नहीं सकता कह कि यूनियन संघ है देश, ऐसा अपना कानून बना है दोस्तों। इसलिए जो है तो कोई भी राज्य एक बार मिलने के बाद भारत से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ को आप याद रखना, आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस। और एक चीज़ है यार, ठीक है, जैसे सिक्किम एक देश था 1975 ईस्वी में, 16 जुलाई 1975 ईस्वी में भारत में मिल गया था। तो अब चाह कर भी अलग नहीं हो सकता। ये सब कुछ लिखा हुआ है अनुसूची 1 में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि अनुसूची 1 में क्या है, शेड्यूल 1 में क्या है। वहीं पर बात करें शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 2 में वेतन की चर्चा की गई है दोस्तों, किसका कितना वेतन होता है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़े बड़े डॉक्टर, अधिकारी, किसका कितना वेतन है, तो शेड्यूल 2 में लिखा गया है। ठीक है, शेड्यूल 2 में, अनुसूची 2 में लिखा गया है कि किसका कितना वेतन है। नहीं तो अभी के वर्तमान के टाइम में क्या होता कि लफड़ा हो जाता है, अगर वेतन नहीं, राष्ट्रपति कह देता कि मुझको 10 लाख चाहिए महीने का, तो गड़बड़ ना हो जाता। इसलिए शेड्यूल 2 में फिक्स किया गया है वेतन कितना कितना लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से होता है।
समय के अनुसार वो वेतन जो है तो बदलता जाता है, लेकिन उसमें फिक्स रहता है। सुप्रीम कोर्ट और बड़े बड़े जो है पढ़ाइया लिखाइया लोग होते हैं वो उसमें सब वो करते हैं, निरीक्षण करते हैं। ठीक है दोस्तों, महंगाई के हिसाब से वेतन भी बढ़ता है, तो उसमें फिक्स है शेड्यूल 2 में, अनुसूची 2 में। वहीं पर 3 में बात करें दोस्तों, अनुसूची 3 की बात करें तो अनुसूची 3 में शपथ की चर्चा की गई है। शपथ के बारे में लिखा है कि राष्ट्रपति को कि शपथ में क्या बोलना है, मुख्यमंत्री को क्या बोलना है, प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, डॉक्टर को क्या बोलना है, जो आर्मी में होते हैं सैनिक उनको क्या बोलना है। ठीक है, सीएनजी कमांडो सबका उसमें शपथ की चर्चा की गई है 3 में। वहीं पर 4 में बात करें दोस्तों तो 4 में राज्यसभा की सीटों के बारे में चर्चा की गई है। जैसे देश को चलाने के लिए संसद बना गया है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति का चैम्बर होता है वहाँ पर। तो संसद में लोकसभा होता है जिसमें पब्लिक चुनती है, पब्लिक सरकार चुनती है। राज्यसभा में पब्लिक नहीं चुनती, उसको इनडायरेक्ट आता है वो ठीक है, तो उसमें सीटें फिक्स की गई है कि छत्तीसगढ़ राज्य में इतना सीट है, बिहार में इतना सीट है, जैसे बिहार में 15 या 16 सीट है, यूपी में 32 सीट है, ऐसा कुछ है दोस्तों, कन्फर्म नहीं है लेकिन है। इसके बारे में फिक्स कहाँ पर किया गया है, अनुसूची 4 में, शेड्यूल 4 में। वहीं पर 5 में बात करें दोस्तों 5 में बात करें तो लोकसभा में SC ST के लिए अर्जित सीटें दी गई है। ठीक है, लोकसभा में SC ST के लिए अर्जित सीटें दी गई है, क्योंकि SC ST जो होते हैं दोस्तों कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, गरीबी में भी होते हैं ये लोग, और इनमें जो है तो भेदभाव होता है, इसलिए लोकसभा में सीट SC ST के लिए अर्जित की गई है, सुरक्षित की गई, वहाँ से मतलब खड़ा होना ही है, इस तरह से हर साल इस तरह से। वहीं पर बात करें दोस्तों शेड्यूल 6 में किसकी चर्चा की गई, तो शेड्यूल 6 में अब आपको बता दें कि शेड्यूल 6 में जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे कि मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये ठीक है 5 राज्य हैं, वहाँ 7 राज्य हैं, लेकिन 5-6 राज्य में ऐसे कुछ नियम कानून मतलब संविधान में लिखा गया है, शेड्यूल 6 में लिखा गया है कि वहाँ के लोग ना, क्योंकि वहाँ के लोग आदिवासी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो अपना छोटा मोटा कानून बना लेता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है तो मान्य करेगा, उसको ना ही नहीं करेगा, इसलिए उनके लिए छूट है, कुछ प्रावधान दिया गया है वहीं पर बात करें अनुसूची 7 की दोस्तों, तो अनुसूची 7 में क्या होता है भाई, अनुसूची 7 में साफ साफ लिखा है कि शक्ति का विभाजन। भाई शक्ति का विभाजन मतलब देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अंतर होता है। ठीक है, कुछ ऐसी शक्ति होती है जो केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आर्मी को कौन कंट्रोल करेगा, केंद्र सरकार ही कंट्रोल करेगा ना भाई, राज्य सरकार थोड़ी कंट्रोल करेगा, नहीं तो फिर ऐसे में लड़ाई हो जाएगा। क्या पता कल को राज्य सरकार के पास ये शक्ति दे दिया जाए तो दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दे, इस तरह से नहीं होता है, इसलिए केंद्र सरकार उसको संभालती है। और जैसे एयरफोर्स, ठीक है ना, उसको भी केंद्र सरकार कंट्रोल करती है। और छोटा मोटा जैसे मान लीजिए पुलिस का हो गया काम, तो उसमें राज्य सरकार का होता है मतलब पावर। जैसे MP पुलिस अलग होता है, स्टेट पुलिस का है, कहने का मतलब है बिहार पुलिस अलग होता है, छत्तीसगढ़ पुलिस अलग होता है, इस तरह से स्टेट का अलग होता है। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों चीज़ों को पारित करना पड़ता है, दोनों चीज़ों को, जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कुछ नियम कानून जो बनाते हैं तो लागू उनका शक्ति दोनों मिलकर शक्ति का विभाजन वो करते हैं, इस्तेमाल इस तरह से होता है भाई। जैसे गांव में कुछ भी काम पड़ा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से ही काम होता है, इस तरह से कुछ काम ऐसे होता है दोस्तों वहीं पर आपको बता दें 8 में बात करें तो 8 में भाषा की चर्चा की गई है। अनुसूची 8 में भाषा की चर्चा की गई है। भाषा में ये बताया गया है कि भारत देश में कितने कुल भाषाएं हैं, अनुसूची 8 में लिखा गया है उसका पूरा शेड्यूल। ठीक है ना, वहीं पर बात करें 9 के बारे में, शेड्यूल 9 के बारे में लिखा गया है दोस्तों, भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। भूमि सुधार का मतलब ये होता है कि पहले क्या होता था कि किसी किसान का 5 एकड़ वहाँ 5 एकड़ यहाँ ऐसा करके बहुत सारा ज़मीन जो है तो इधर उधर बिखरा हुआ करता था। उसके बदले में क्या किया जाता है दोस्तों, उसके बदले में आपको ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लागू किया गया है भारत सरकार में, लेकिन बड़ा मुश्किल है। उस जो किसान का ज़मीन हुआ करता था ना भूमि सुधार के अंतर, शेड्यूल जो 9 में बताया गया है भूमि सुधार के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी किसान का ज़मीन यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है तो उसके ज़मीन को
सब इकट्ठा करके उसका कीमत बना करके कितना पैसा का इसका ज़मीन है, उसके बदले में उसको उस किसान को कहीं उस पैसे के बदले में दिया करते थे ना। ये नहीं कि उसका 4 एकड़ ज़मीन मिलेगा, भाई रोड मिलेगा तो रोड की कीमत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से जो है गाइस, तो उसको पैसे उसका बना करके उसके हिसाब से उसको ज़मीन दे दिया करते थे। उसका एक चेक हो जाता है। इस तरह के शेड्यूल 9 में जो है तो भूमि सुधार की प्रक्रिया बताई गई है। तो अक्सर गांवों में इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, लेकिन यह बड़ा मुश्किल है भाई। आजकल के अधिकारी जो होते हैं तो ये सब काम नहीं कर पाते, क्योंकि सरकारी में जब तक पैसा आप नहीं खपाएंगे ना, जब तक ये काम होगा ही नहीं। ठीक है ना। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि पटवारी को खेत नाप जो करवाने के लिए, खसरा में नाम चढ़वाने के लिए बड़ा तामझाम कराना पड़ता है। तो भाई ये भूमि सुधार की प्रक्रिया कहाँ होगी। इस तरह से हाल है भाई भारत देश में। नाम मात्र के लिए शेड्यूल 9 में लिखा है भूमि सुधार, लेकिन बड़ा मुश्किल है किसी के एक चिक बनाना। साला बहुत ही भ्रष्टाचार है। ठीक है, बड़े बड़े लोग तो कुछ ठीक है, लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना, बहुत ही हरामखोर होते हैं साले लोग। ये काम नहीं करते, घूसखोर होते हैं बहुत सारे लोग, करप्शन बहुत ज़्यादा है। वहीं पर बात करें अनुसूची, तो भाई समझ में आ गया अनुसूची 9 में भूमि सुधार की प्रक्रिया। भूमि सुधार मतलब किसान का, कोई भी किसान का ज़मीन है यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, तो उस ज़मीन को सब गवर्नमेंट क्या करेगा, नियम में बताया गया है कि उसको सब का कीमत बनाकर सब ज़मीन को उसको एक जगह चेक दे दिया जाता है। अगर वो रोड मिलेगा, चौराहे मिलेगा, तो उसको कम ज़मीन मिलेगा, और खेत के अंदर लेगा तो उसको ज़्यादा भी मिल सकता है। उस हिसाब से मतलब खेती के हिसाब से खेत के उसको देखेगा, उसके अनुसार उसका कीमत बनाएगा, कीमत के अनुसार उसको ज़मीन एक जगह प्रोवाइड करवा देते हैं। इस तरह से होता है भाई कंडीशन। और बात करें अनुसूची 10 की, बात करें शेड्यूल 10 की दोस्तों, तो शेड्यूल 10 में बताया गया है, शेड्यूल 10 में पता है क्या बताया गया है, दल बदल की बात की गई है। अनुसूची 10 में यही बताया गया है कि दल बदल मतलब जब जैसे कोई भी आदमी पार्टी चेंज करता है, कोई भी नेता मंत्री जो भी पार्टी चेंज करता है, तो वो चुनाव से पहले कर सकता है, चुनाव के बाद नहीं कर सकता। वो गठबंधन एक अलग चीज़ होता है भाई, आप लोग थोड़ा सोच समझ कर सोचिएगा। गठबंधन एक अलग चीज़ होता है और पार्टी चेंज करना वो अलग मैटर होता है। तो चुनाव के पहले कर सकता है, और चुनाव जीतने के बाद वो जो है तो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो उसको लतिया के साइड कर दिया जाएगा, और रोड में भीख मांगेगा रोड में, बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए अनुसूची 10 में पहले ही बता दिया गया है कि दल बदल मतलब कोई भी पार्टी है अगर चेंज करना चाहता है अपना पार्टी, तो बदल सकता है चुनाव से पहले, अन्यथा बाद में नहीं, 5 साल उसके साथ ही गुजारना पड़ेगा। इसलिए उसमें पहले से फिक्स कर दिया गया। नहीं साला यहाँ भ्रष्टाचार ना मच जाता। वहीं पर बात करें दोस्तों अनुसूची 11 में, तो अनुसूची 11 में किस चीज़ की चर्चा की गई बताएं आपको। अनुसूची 11 में ना ग्राम पंचायत की चर्चा की गई। जी दोस्तों, ग्राम पंचायत, कुछ भी गांव में समस्या होता है तो उसका समाधान कौन करता है? पहले मुखिया करता है, पंच करते हैं, सरपंच करते हैं, सचिव करते हैं, उनके पास जाना। इसलिए बताया गया, ये डायरेक्टली वहाँ तुम चले जाओ, पहले सरपंच, इसलिए मुखिया बनाया जाता है। वहीं पर बात करें अनुसूची 12 में, तो 12 में किसकी चर्चा की गई बताएं आप लोगों को। 12 में ना आप लोगों को बता दें कि 12 में दोस्तों नगर निगम की चर्चा की गई है। कोई भी प्रॉब्लम होता है, वही चीज़ है सेम यार, जैसे गांव में कोई भी दिक्कत होती है शहरों में, तो पहले नगर निगम वालों को सूचित करेंगे। ठीक, कुछ भी समस्या, कुछ भी आपको वो लाभ लेना है या कुछ भी आपको करवाना है, जैसे योजनाएं निकलती हैं, तो आपको कहाँ जाना है? नगर निगम वालों के पास जाना है, और गाँवों में सरपंच, पंच या सचिव के पास जाना है। इन सब के बारे में बताया गया भाई। शेड्यूल के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है संविधान के अंदर। ठीक है, यही चीज़ आपको बताएंगे बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े जो मास्टर होते हैं, यही चीज़ बताएंगे सेम भाई, यही चीज़। लेकिन वो लोग किताबी भाषा में एकदम बहुत लंबा चढ़ा के बताएंगे भाई। इस वीडियो से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप कमेंट करिएगा दोस्तों किस चीज़ के बारे में आपको बताना है, उस चीज़ के बारे में आसान शब्दों में या गहरी चीज़ों में आपको बताने का प्रयास करूँगा दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए क्या करते हैं, वीडियो को एंड करते, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।